बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज की प्रोफाइल के एपिसोड का हम आगाज करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा पोर्टफोलियो होगा उतना हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। इसी तरह वर्क में भी वर्क पोर्टफोलियो होना चाहिए। जितने ज्यादा आपका वर्क पोर्टफोलियो होगा, जितने ज्यादा आपकी लाइफ में वर्क प्रोजेक्ट्स होंगे, उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज के जो हमारे खास मेहमान है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आल्सो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग वर्क पोर्टफोलियो। डिफरेंट इदारों में उन्होंने सर्व की है, जिसमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर अगर हम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो जायद लतीफ खान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड टॉप ऑफ द टॉप लिस्ट में आती है। ही इज अ सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ जायद लतीफ खान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आल्सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ही इज अ चेयरमैन ऑफ थिंक टैंक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिस्टर जायद लतीफ खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपका तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। नहीं, आपका मेहरबानी कि आप आए हैं और आप लर्न करना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं यंगस्टर्स को कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफर कर सकूं। थैंक यू सो मच सर। कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी अर्ली एज, टीनेज मेमोरीज, थोड़ा स्टडी बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सो मेरी स्कूलिंग बड़ी इनिशियली जो है वो एबटाबाद से हुई, बट उसके बाद रावलपिंडी में मैं सेंट पॉल्स स्कूल से पढ़ा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और आई स्टार्टेड विद जॉब इन सम बैंक फॉर 3-4 years। उस दौरान में ये बात है 89-90 की। सो मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेरा एक था, बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन थी। तो मैं जो ना उस ज़माने में आईपीओज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं 5-5 हज़ार रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करता था एवरी सेकंड थर्ड मंथ्स में, सेविंग करके 5,000 रुपया, और मैं उसमें आईपीओज लेता था। तो अंटिल 1994 तक मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट खुद से करता रहा और मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया। 94 में मैंने अपना पोर्टफोलियो सेल किया किसी अपनी पर्सनल ज़रूरत की वजह से, और वो इत्तेफाक से उस वक्त का स्टॉक मार्केट का उस वक्त का हाई था। आई मेड ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, हैंडसम मुझे रिटर्न्स मिले। तो मुझे वहाँ से इंकरेजमेंट हुई कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट का नाम है, और मैंने अपना ब्रोकरेज हाउस शुरू किया। सो 94 अक्टूबर से शुरू किया और आज आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 30 years अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं एज ए ब्रोकरेज हाउस। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें तो 34-35 years अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं जब से मुझे इसका शौक पैदा हुआ है। ग्रेट सर, जैसा कि आपका 35 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह। तो सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इसमें कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर सर बेसिक अगर हम बताएं कि आप स्टॉक मार्केट वर्क किस तरह करती है, थोड़ा सा बेसिक उसका प्रोसेस बताएं। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट बेसिकली जो है शेयर्स खरीदो फरोख्त की एक मार्केट प्लेस है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अस्करी बैंक के शेयर खरीदने हैं तो आप बैंक की ब्रांच में जाके शेयर नहीं खरीद सकते। आपने स्टॉक एक्सचेंज का रुख करना है, आपने एक स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना है और वो आपके लिए शेयर खरीद के देगा। सो द पॉइंट इज कि बेसिकली मार्केट प्लेस कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज को। शेयर्स क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेयर्स जो है वो एक शराकत दारी है, जैसे आप पार्टनरशिप करते हैं, दो बंदे मिलके कोई पार्टनरशिप कोई कारोबार शुरू करते हैं। तो अगर आप पीएसओ के पेट्रोल पंप से जाके पेट्रोल डलवाते हैं और इसका मतलब वहाँ जाके आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीएसओ के 500 शेयर या 50,000 शेयर खरीद लेते हैं तो इसका मतलब है पीएसओ की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आप पार्टनर बन गए। जितने परसेंटेज के आप शेयर खरीदेंगे उतने ही आप उसके पार्टनर बन जाएंगे। तो जब कभी पीएसओ अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगा तो आप उतने शेयर्स के एवज जो है वो डिविडेंड के हकदार होंगे। सो ये एक सिंपल तरीके से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर एसेट क्लासेस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे जो पड़े हुए हैं वो आप बैंक में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं या लॉकर में रखते हैं, एक वो एसेट क्लास है। एक ये है कि आपने कौमी बचत में पैसे रखे हुए हैं एक फिक्स एक रिटर्न्स के ऊपर या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। फिर एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू ये है कि आपने रियल एस्टेट को खरीदी हुई है। एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू ये है कि आपने गोल्ड कमोडिटीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट की या करेंसी लेके रखी हुई है। और एक जो है वो है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना।
तो ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years अगर आप उसको देखते हैं तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट से। लेकिन सिर्फ ये है कि लोगों में इसकी आगाही नहीं, अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। इस मामले में हम लोग जो हैं, मैं अपने ब्रोकरेज हाउस के तवत्सुत से मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उनके लेक्चर्स देता हूँ जाके, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से। और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जहाँ पर भी हम इनवाइट करते हैं वो हमारे रियल टाइम ब्रोकरेज हाउस को विज़िट करते हैं, और फिर इंटर्नशिप में उनको ऑफ़र करता हूँ। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं इस वजह से कि ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं उनको ना सेविंग की तरफ राग़िब करना बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो हर वक्त पैसों को स्पेंड करते चले जाएं। उनके अंदर एक आदत होनी चाहिए कि वो हर महीने थोड़ी थोड़ी जो सेविंग करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते जाएं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उसके अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए, कल को उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं। आज उनके पास मोटरसाइकिल है तो वो कल गाड़ी लेना चाहते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि लोगों में इसकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो उसमें जब हमारे कॉमर्स की बुक में इसके बारे में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में प्रॉपर टॉपिक है, तो उस टाइम हमने विजिट नहीं किया। हमारे माइंड में होता था कि यार जब तक बड़ी अमाउंट नहीं होगी तो हम तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल से नहीं हो सकता। तो अगर वो विजिट्स हो जाएँ, जिस तरह भी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी आ भी रही हैं, आपने जिस तरह बताया भी है, तो उससे स्टूडेंट्स के लेवल तक से अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है कि यार हम स्मॉल अमाउंट से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सर आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपसे लेसन लेना चाहूँ 3 to 4 अगर आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें कि आपकी जो इतनी भी जर्नी है उससे आपने 3 to 4 लेसन आपने सीखे हैं। होंगे तो बहुत सारे, लेकिन टॉप द टॉप जो जिससे हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपका एक सर्टेन एज पे ना स्कूल में प्रॉबेबली या कॉलेज में जाके आपको अपने टेम्परामेंट का, अपने एप्टीट्यूड का, अपने रुझान का कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 6th में पढ़ता था स्कूल में, तो मुझे याद है कि कौमी बचत नेशनल सेविंग सेंटर वाले उस ज़माने में हमारे स्कूल में आए और उन्होंने सेविंग के हवाले से लेक्चर किया। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी करना चाहता हूँ, बट आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप कल तशरीफ़ लाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट डे, बैक इन 1976 की बात है, तो मैं 10 रुपये लेके गया और मैंने कौमी बचत वालों के पास वो पैसे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक एप्टीट्यूड था। फिर जब मैं कॉलेज से फारग हुआ तो मैंने बिजनेस रिकॉर्डर उस ज़माने में पढ़ना शुरू किया, जब कराची से प्रिंट होके आता था और दोपहर की फ़्लाइट पे पहुंचता था। तो मुझे शौक था, और उन्हीं दिनों में बिजनेस रिकॉर्डर में फिर आईपीओस की पूरा जो है ना लिटरेचर आना शुरू हुआ, हर कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। तो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि अगर आप अपने प्रोफेशन जो भी आप अडॉप्ट करने लगे हैं, अगर उसके साथ आपको पैशन है, पैशनेट लव है, तो फिर आप उसमें एक्सेल करते हैं। अदरवाइज वो टिपिकल अगर नौकरी करनी है 9 to 5 वाली, तो फिर उसके लिए पैशनेट होना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। आप बस आएँ और आके मक्खी मारें और कर चले जाएं। बट अगर आपने किसी चीज़ में एक्सेल करना है तो आपको उसके साथ, उस प्रोफेशन के साथ आपको प्यार होना चाहिए, और तभी आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस है कि आपने कोई शॉर्टकट नहीं लगाने की कोशिश करनी, आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, बट ऑनेस्टी के साथ आपने सब्र तहम्मुल के साथ चलते रहना है अपने सफ़र की तरफ। क्योंकि जब आप ऑनेस्टी के साथ और पेशेंस के साथ आप चल रहे होते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, बट उन चैलेंजेस की परवाह न करें और अपने डिटर्मिनेशन में आप बिल्कुल आगे पीछे ना हो। तो ये यंगस्टर्स को सिखाने की ज़रूरत है। आजकल जो इशू बना हुआ है वो ये है कि सब लोग शॉर्टकट के चक्कर में, सब लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज एंड फिर एक आम सड़क के ऊपर आप रुझान देख लें कि नज़र भी आ रहा है कि आगे रेड लाइट है, बट फिर भी वो गाड़ी को राइट लेफ्ट से ओवरटेक करके आप आगे चले जाते हैं। सो ये एक टेम्परामेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट जो पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा लेजेंडरी नाम है कैपिटल मार्केट के हवाले से, उनका ये कहना है कि मैंने 12 साल की उम्र में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट आई वाज लेट।
सो द पॉइंट इज के यू नो बड़ी यूथ बड़ी अर्ली एजेस के अंदर भी वो उनको इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग करके साफ सुथरे शेयर्स के अंदर डिविडेंड ओरिएंटेड अच्छी बैकग्राउंड की और अच्छी रेपुटेशन की हामिल कंपनियां जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और फिर ये रोज़ रोज़ की खबरों से रोज़ रोज़ की चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। यू मस्ट हैव ए faith and confidence in yourself, in your country. Despite all challenges, we are still growing, we are still growing, alhamdulillah. सर डिजिटल एसेट्स या डिजिटल फाइनेंस जो भी स्टार्ट हुआ है, क्रिप्टो की भी आपने बात की है, तो अभी ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, यार रियल एस्टेट में कर लें, बैंक में रखवा लें, स्टॉक मार्केट में कर लें। तो सर आपसे अगर मैं पूछूं कि कुछ 3 से 4 स्टेप्स आप ऐसे बताएं कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर देख रहा है, अर्निंग अच्छी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऐसे कौन से ऐसे 4 से 5 की स्टेप्स हैं जो एक इन्वेस्टमेंट से पहले मुझे उनको देखना होगा, उनके बारे में रिसर्च करने होगा? देखिए 2-3 स्टेप्स है। एक तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉन्जी स्कीम्स या ये डबल शाह वाले फ्रॉड जो है वो भी रीअकरेंस उनकी होती रहती है। उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट पे जाके देखें कि ये रजिस्टर्ड अदारा है या नहीं है। ये देखें कि आया इस अदारे में हम इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। देखें कई दफ़ा ऐसे भी सुनने में आया कि लोग कहते हैं जी कि फलां कंपनी तो SECP में रजिस्टर्ड थी, हमने उनके पास पैसे जमा करवा दिए। पैसे लेने का इख्तियार सिर्फ बैंकों के पास है, ये एक बात लोगों को याद रखनी चाहिए। सिर्फ बैंक्स जो हैं दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड दे कैन गिव रिटर्न ऑन दैट डिपॉजिट्स। इवन स्टॉक ब्रोकर, हम लोग जो हैं, हमारे पास जो लोग पैसे आके जमा करवाते हैं वो अगेंस्ट द परचेज ऑफ शेयर्स करवाते हैं। अगर कोई ये ब्रोकर या कोई ये इंडिविजुअल ये या कोई कंपनी ये क्लेम करे कि आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको कमा के दूंगा, तो वहीं पे आपके रेड फ्लैग आ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड है, ये गलत चीज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोनों के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं ऐप्स को, और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड के हवाले से वो पैसे रिमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ अगेन ए वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। वाई कि ये इस किस्म की जो साइट्स बनी हुई हैं ये सब फ्रॉड है। आपको ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या दुनिया पता नहीं कितने नाम आ गए हैं करेंसीज के, उस हवाले से वो लोग ऑक्टा FX और बाइनेंस और इस किस्म की जो कंपनी जो है वो इश्तिहार देती रहती हैं और लोग उस पर ट्रैप हो जाते हैं। उसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, they are not recognized by State Bank of Pakistan, they are not recognized by Securities and Exchange Commission of Pakistan, there is no grievance redressal। यानी अगर आपको किसी के साथ एक कंप्लेंट पैदा हो जाती है, एक इशू बन जाता है, तो आप कंप्लेंट कहाँ करने जाएंगे? स्टॉक ब्रोकर के पास या बैंक के साथ अगर आपका कोई इशू आ जाता है तो आपके पास रेगुलेटर्स मौजूद है। स्टॉक मार्केट के मामले में SECP और बैंकों के मामले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR के मामले में फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। लेकिन अगर आपने कहीं एक ऑक्टा FX जो एक इलीगल साइट के ऊपर अगर आपने अकाउंट खोल लिया तो वहाँ उसकी शिकायत लेके कहाँ जाएंगे आप? तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये दो इम्पोर्टेंट बातें आ गई। तीसरी बात, आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो देयर आर सर्टन ग्रुप्स, देयर आर सर्टन सेक्टर्स जो कि हर वक्त साल के में चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सेक्टर है, फौजी फर्टिलाइजर हो गया या एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया। ये आपको पता है एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कंट्री है, तो फर्टिलाइजर में चलते रहते हैं। तो अगर आप ये कंपनीज में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो यू विल कीप ऑन गेटिंग डिविडेंड्स, कीप ऑन गेटिंग डिविडेंड्स। ऑयल एंड गैस के अंदर OGDCL, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मारी पेट्रोलियम, ये ऐसी कंपनीज हैं जो मुसलसल एक्सप्लोरेशन करती रहती हैं पाकिस्तान में गैस और ऑयल के हवाले से, तो उनके अंदर भी पोटेंशियल है। तो इसी तरह आपने, लेकिन फिर आपने देखना ये है कि अच्छा ग्रुप है, इनके पिछले 10-20 साल से क्या डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे।
क्योंकि देखें, आउट ऑफ 530 कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देयर आर 100 कंपनीज जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स हम्म। कहलाता है। वो KSE 100 इंडेक्स जो है वो कैसे कहलाता है कि हर सेक्टर में से 3-3, 4-4 टॉप क्लास कंपनीज को पिक करके उनके जरिए 100 कंपनीज का इंडेक्स बनता है, प्रॉपर जिसको हम पोर्टफोलियो बना है। जिसको आप इंडिकेटर समझते हैं ना, जबकि ठीक। स्टॉक मार्केट आज प्लस होगी या माइनस हाँ होगी, तो जी। वो KSE 100 इंडेक्स जी। कभी ऊपर जा रहा होता है कि जी। नीचे आ रहा होता है। तो वो कंपनी जनरली जो है वो ब्लू चिप कंपनीज कहलाती है। ठीक है, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को देखा देखी, हर्ड कल्चर जिसको कहते हैं कि भेड़ चाल में, कि जी इसने फ्लां शेयर खरीद लिया तो मैं भी ये खरीद लूँ, दिस इज रॉन्ग। आप थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करें, थोड़ा सा पढ़ लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्टडी तो करना बिल्कुल चाहिए। सर, ये स्टडी और रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बता दें कि किन किन जराए से की जा सकती है, किस तरीके से। देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस रिकॉर्डर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी और फाइनेंशियल सूरत हाल के हवाले से खबरें मिलती रहेंगी, बल्कि इंटरनेशनल भी मिलती रहेंगी। क्योंकि जब भी कुछ इकॉनमीज चल रही होती है ना, तो वो, क्योंकि अब दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन गया है, तो अगर अब ऑयल प्राइसेस दुनिया में कहीं कम हो रही हैं तो उसका पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेजर इंपोर्ट बिल जो है वो ऑयल के ऊपर जाता है। तो एक तो ये है कि वो इस तरह की न्यूज़ पढ़ते रहें, उनके अंदर शौक होना चाहिए कि इकॉनमी किस तरफ चल रही है और क्या-क्या फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम आइंदा आने वाले दिनों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही करनी है तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर भी न्यूज़ आती रहती हैं और वहाँ पर ठीक भी है। रिसर्च रिपोर्ट्स आती रहती हैं। कंपनीज़ के पूरा जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम सॉर्ट ऑफ किया जाता है कि ये कंपनी ने पुराना ये किया है, आज ये कर रही है और ठीक आने है। वाले दिनों में इसके ये प्लान्स हैं। ठीक। तो वो पूरी उसके ऊपर रिपोर्ट्स होती हैं। तो लोगों को इसमें आइडिया होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में इस वक़्त 3,12,000 लोग हैं जिनका अकाउंट खुला हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक। व्हिच इज़ नॉट इवन ए क्वार्टर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। हम्म। सो आप ये देखेंगे पूरे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं, बैंकर्स कितने हैं, टीचर्स हजरात कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं। कितने प्रोफेशनल, जी। लाखों की तादाद जी में जी। होंगे। एटलीस्ट उन लोगों को तो स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना चाहिए, उनको तो ये पता होना चाहिए। लेकिन जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। और आप जैसे लोग जो है, अच्छा है कि पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों में आस्ता आस्ता सारे सेक्टर्स के हवाले से लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। इट्स ए ग्रेट थिंग टू डू। बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे कुछ रीजंस पूछूं कि लोग बाकी जगहों पे लाइक बैंक में पैसा रखवा दिया तो चलो सेव पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, स्टॉक की तरफ क्यों नहीं आते? क्या मिथ्स हैं आपके ख्याल से स्टॉक मार्केट के बारे में? देखिए, होता ये है कि स्टॉक मार्केट में रेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे आपको रियल टाइम कंप्यूटर के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। और उसमें जब भी कोई खबर आती है तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन पैदा होती है तो लोग उससे घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं नीचे चलेगी मार्केट, ऊपर चलेगी मार्केट। ठीक है, यूजुअली लोग यही कहते हैं कि ओहो मार्केट क्रैश कर गई। नेगेटिव खबर की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान या तवज्जो जाती है। रियल स्टेट के अंदर ये इशू है कि रियल स्टेट में अगर आपने कोई प्लॉट अगर ले लिया है तो आपको इन आफ्टर फ्यू ईयर्स अगर आपको रियल्टर जो है प्रॉपर्टी डीलर खुद फ़ोन करके कहता है कि जी हम ये शेयर ये प्रॉपर्टी आपकी बढ़ गई, आप बेच दें, तो आप बेच देते हैं फॉर एग्जांपल। दूसरी बात है कि प्रॉपर्टी में बाइंग सेलिंग करना रियल स्टेट के अंदर, जी। यानी मट्टी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना, वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती। हाँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप करते हैं, आप बिल्डर बनते हैं या आप कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो वो मुल्क की इकॉनमी के लिए ठीक। डेफिनेटली रोल प्ले करती हैं। हाउसिंग की एक इश्यूज़ हैं कि हाउसिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और बड़े लेस अभी हाउसेस हैं, तो एक्सपेंशन तो उस तरफ हो रही है। और ये चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं। आखिर पाकिस्तान के अंदर अगर अनसर्टेनिटी जैसे चलती रहती है, जी जी। बट उसके बावजूद अब लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको नज़र आता है कि एक तो आबादी की ग्रोथ है जी। और उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। फिर लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं, ठीक मिडिल है। क्लास से अपर मिडिल ठीक। क्लास में जा रहे हैं, तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ रही है। फिर उनको ये भी नज़र आता है कि जी एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। आपको ये सुन के खुशी होगी
कि पाकिस्तान जिस मतलब टेक्सटाइल और लेदर गुड्स तो हमेशा से एक्सपोर्ट करता था, बट अभी कुछ अरसे से सीमेंट भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिविटी है, जो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। हर वक्त मायूसी की बातें जो हैं वो ठीक बात नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह आपकी इतनी माशाल्लाह सक्सेसफुल जर्नी है, लेकिन 35 ईयर स्टॉक मार्केट में आपने काम किया है, तो लॉसेस भी फेस किए होंगे। तो ज़ाहिर लतीफ़ खान कैसे लॉसेस को टैकल करता है, वो मोमेंट्स कैसे होते हैं, उनमें आप कम बैक किस तरह करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शेयर करें। देखिए, मुझे याद है कि जब शुरू के दिनों में जब मैंने ये करियर का आगाज़ किया, तो मुझे उस ज़माने में कुछ लॉसेस हो जाते थे या कुछ क्लाइंट्स का डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता हो जाता था, तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। सही। बट फिर आस्ता-आस्ता लाइफ़ के एक्सपीरियंस आते गए, तो फिर अ, परेशान थोड़ा-सा कम होना शुरू हो गए और अपने सिस्टम्स को, अपने चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया कि इस तरह की सूरत हाल ही पैदा ना हो। बट ऑफ कोर्स कारोबार एक ऐसी चीज़ है, तभी वो हलाल भी है कि उसमें नफ़ा भी है, उसमें नुकसान भी है जी सर। और उसके अंदर चैलेंजेस भी हैं, उसके अंदर टफ़ टाइम्स भी हैं। हमारे मुल्क में भी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इज़ अ हैपनिंग कंट्री। 90s के दौर में जब हम नया-नया कारोबार शुरू किया था, तो हर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। जी। हालाँकि हमारी इकॉनमी ओपन हुई तो फ़ॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस वेस्ट से आके यहाँ पे कराची में बहुत ब्रोकरेज हाउसेस बने। ठीक है। इंटरनेशनल बड़े नाम। बट 98 में जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगीं, तो उसके बाद उन्होंने सारों ने वाइंड अप करके वापस चले गए। फिर कारगिल का मामला हुआ, फिर कू का मामला हुआ, फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया हमारी नेबरिंग कंट्री की। स्पिल ओवर इफेक्ट जो है उस फाइट का, वो पाकिस्तान के अंदर धमाकों के हवाले से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो ये चैलेंजेस रहे। सही। और ये चैलेंजेस के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि चीज़ों में एक्सपेंशन हो रही है। लॉट कैन बी डन, एक्चुअली लॉट कैन बी डन। अभी उस हवाले से इतनी एफर्ट्स जो है नहीं हुई हैं, को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बट आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि चीज़ें इन द राइट डायरेक्शन जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे अभी आपने सर एक सिस्टम की बात की कि शुरू में जब लॉसेस होते थे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, फिर आपने अपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर ली। इसके अलावा भी सर को 2-3 चीज़ें जो आप डिफरेंट करते होंगे यार, एट द टाइम ऑफ लॉस, जब आपको पता है कि यार प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सका, उसमें कुछ आपके स्टेप्स हों जो आप सो कहते मैंने हैं। मुझे याद है जब मेरा हाउस के लिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, बैक ऑफिस जी अकाउंट्स का जी जी। सॉफ्टवेयर। तो मैंने उसको कहा कि यार इस तरह करें कि इसका ना एक पोर्शन इनकम का उसको आरडीए में लेके जाएं। उसने कहा आरडीए क्या चीज़ है? मैंने उसको कहा कि रेनी डेज अकाउंट। ठीक है। सो उसका मकसद ये था कि इन केस ऑफ एनी लॉसेस, एनी डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन, तो मैं उसमें से पैसे उठा के इस्तेमाल करूँगा। वो फिर कुछ अर्सा किया, लेकिन उसमें इश्यूज टैक्स के हवाले से आ गए, क्योंकि आप अपनी इनकम जो है वो फुल फ्लेज शो करने के पाबंद हैं। और हमारी स्टॉक मार्केट का एक बहुत इम्पोर्टेंट खासा ये है कि इट्स टोटल डॉक्यूमेंटेड एंड एंड क्लियर एंड क्रिस्टल ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर। यस, क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है एंड वेल रेगुलेटेड ये बिजनेस है। तो इसमें किसी किस्म का कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो सकता, किसी किस्म की मेल प्रैक्टिस नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि बेसिकली आप यू शुड save certain percentage for the rainy days, and you should make uh, systems such strong कि आपको जो है वो कोई लोग डॉज ना कर सकें या आपको नुकसानात ना पहुंचा सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, ज़ाहिर साहब आपकी आप प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपका डेली रूटीन क्या है? आपका दिन कैसे दिखता है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो मैं अर्ली, पहले तो इतना नहीं था अर्ली राइजर, ठीक मैं है। समझता था कि मैं लेट उठता हूँ। बट अभी मैं अर्ली राइजर हूँ, तो फजर से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उठता हूँ और नमाज पढ़ के थोड़ी बहुत वर्कआउट करता हूँ। रिसेंटली बाय द वे शुरू किया है मैंने नहीं एक्सरसाइज नहीं, वगैरह। ज़बरदस्त। बट उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँ। जी ठीक है। एंड देन आई एम हेयर टिल इवनिंग बिकॉज आई एम वेयरिंग सो मैनी हॉट हैट्स। कई चीज़ों में, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कई कंपनीज के बोर्ड पे मैं डायरेक्टर हूँ। फिर मेरा अपना ब्रोकरेज हाउस है, फिर मैं थिंक टैंक के लिए भी कुछ काम जी। कर रहा होता हूँ, फिर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मर प्रेसिडेंट होने की बिल्कुल। हैसियत से
वहाँ पर भी एक्टिविटीज कुछ होती ना रहती कुछ हैं, बुलाते रहते मसरूफियत हैं। रहती जी है। जी जी। तो बस टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर आवर्स जो है वो मेरा टाइम घर से बाहर गुजरता है। सर एक चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स में भी मुझे लगता है कि ज़रूर जानना चाहेंगे। देखें हम अभी यंगस्टर्स हैं, तो ज़रा से भी कोई दिन में काम ज़्यादा आए तो हम कहते हैं यार टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, या 4 चीज़ें करनी चाहिए 2 हो पाती हैं, 2 नहीं हो पाती। तो आपने जिस तरह माशाल्लाह आप स्मॉल लेवल पे काम नहीं है ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट को सर्व करना और तमाम चैम्बर जैसे इदारों के साथ या थिंक टैंक के ऊपर काम करना और अपनी प्राइवेट लिमिटेड को भी रन करना और हाई लेवल जिसमें फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व हो, तो उसको सर मैनेज करने का कोई पैटर्न है आपका, कोई स्ट्रेटजी है? बताएँ। देखिए, इसमें ना इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर अर्ली राइजर होंगे आप और सुबह के वक्त उठ के तो आप पहले अपने जो इम्पोर्टेंट काम है वो निपटा लें। क्या? उसके बाद फिर आप, क्योंकि मेरी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, मेल मुलाकात भी बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर अगर आप सुबह अगर फ़र्ज़ करें 8-9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अपने ये मामलात को कर लें ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलें-जुलें भी और एक्टिविटीज़ भी करें, तो फिर वो मैनेज हो जाता है। अगर जी। अगर आप उठेंगे लेट और दिन अपना लेट स्टार्ट करेंगे, तो फिर चीज़ें मैनेज होना मुश्किल हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट, ग्रेट पॉइंट सर। जैसे स्टॉक मार्केट में अप टू डेट रहना पड़ता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मार्केट को जानना पड़ता है, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को जानना पड़ता है, वो किस तरह भी काम करें, फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नजर रखनी पड़ती है न्यूज़ के ऊपर। तो सर आप अपने आप को किस तरह अप टू डेट रखते हैं, प्लस आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, किन किन चीज़ों से आप सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में आपको इकॉनमी और फाइनेंस के हवाले से ना सिर्फ़ अपने मुल्क की और बल्कि इंटरनेशनल खबर रखनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जिस जगह पे लोकेटेड है, तो जो आखिरी मार्केट बंद होती है वो यूएस की मार्केट बंद होती है। उसके बाद जो पहली मार्केट ओपन होती है वो न्यूजीलैंड एंड देन वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जापान, और हम लोगों की मॉर्निंग होती है तो उससे पहले ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, सिंगापुर वगैरह की मार्केट्स ओपन हो चुकी होती हैं। तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है कि ट्रेंड जो एशिया के अंदर जो है वो क्या जी चल रहा है स्टॉक मार्केट के हवाले से। एंड हम और इंडिया जो है या बांग्लादेश या श्रीलंका वो ठीक है। तकरीबन तकरीबन साथ-साथ ही शुरू जी होती हैं मार्केट्स। तो एक तो मार्केट के हवाले से भी खबर रखनी वो हम लोग रखते हैं यकीनन, और अपने मुल्क की इकॉनमी और अपने मुल्क के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये हम्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर का आज की सिचुएशन क्या है और आने वाले दिन उसको कैसे लग रहे हैं। इस गवर्नमेंट की जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, हम्म, या फॉर एग्जांपल जैसे अब इलेक्शंस आ रहे हैं, जो हम एक्सपेक्टेड इलेक्शन का आउटकम है जी और उससे हम समझते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, ठीक तो है। इनकी पॉलिसी टुवर्ड्स दी इकॉनमी किस किस्म की होगी। ठीक। इनका ज़्यादा तवज्जो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, पीएसटीपी फंड ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट करने पे होगा, और तो उसके हवाले से बंदा डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाता है। कुछ गवर्नमेंट्स की इस तरफ तवज्जो नहीं होती, बल्कि वो दूसरे उनके सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो बिल्कुल होती सर। है। तो ये चीज़ें जो हैं बंदे को अप टू डेट भी रहना चाहिए और लर्न भी करना चाहिए। बेसिकली आपको एक और भी मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूँ जो लोगों को शायद इसका एक्सपीरियंस नहीं है, कि स्टॉक मार्केट जो है ना, वो इकॉनमी के साइकिल्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है, ठीक। बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन दी नेचुरल बेसिस। और ये जो नेचर को जो चीज़ें पता है जो मुझे और आपको एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं पता है, बट नेचर को पता है, और नेचर के मुताबिक स्टॉक मार्केट चल रही होती है। तो स्टॉक मार्केट अगर किसी एक मुल्क की इकॉनमी में बेहतरी आने के इम्कानात होते हैं, तो स्टॉक मार्केट पहले से ही उसको प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कर। करके उसके मुताबिक एक्शन लेना शुरू कर देता जी ठीक है। है। इसी तरह किसी मुल्क की इकॉनमी अगर स्लो होना शुरू हो जाती है, ये प्रेडिक्ट कर लेती है कि ये आइंदा आने वाले दिन इसके लिए ख़राब है जी इकॉनमी के लिए, तो स्टॉक मार्केट पहले से ही स्लो होके नीचे जाना शुरू ठीक कर है। देती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेट सर। एट द एंड हमारे व्यूअर्स को अगर आपने एक एडवाइस देनी हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा? जैसे रियल एस्टेट वालों ने एक कोटेशन बनाई है ना, कि लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, वो उस टुवर्ड्स दैट सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर के हद तक तो ठीक है, लेकिन जनरली लाइफ में ना, जनरली लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट तरीन वो है सेगमेंट है, वो है कि सेविंग्स एंड पुट योर सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट। दैट इज द की फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। अगेन थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आपने कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स में से भी जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो भी इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ सीखेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।